25 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी मैं 1911 के उस वाक़ये को नहीं भूल पाया हूँ। 1911 में जॉर्ज पंचम का राज तिलक हुआ था। इस मौके पर अल्मोड़ा में भी दरबार हुआ। मुझे और मेरे भाइयों को उस दरबार में हिस्सा लेने का हक हासिल न हुआ। मुझे अब भी याद है कि मुझे कुछ लोगों ने ये तक कह डाला कि अगर मुझ जैसे दरबार में शामिल हुए तो विद्रोह हो जाएगा। मैं उन भाइयों का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे और मेरे भाइयों को नींद से जगा दिया। इन्हीं बातों की बदौलत मेरे दिल में इस बात की लौ जगी है कि मैं अपने समाज को इतना उठा दूँ कि लोग उन्हें धिक्कार की निगाह से नहीं बल्कि मोहब्बत और बराबरी की नज़र से देखें। 6 मई 1935 को समता के संपादकीय में हरिप्रसाद टमटा ने कुछ इन्हीं शब्दों में अपनी उस यात्रा की शुरुआत की बात लिखी थी। वो यात्रा जिससे उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश भर में दलितों को उनका हकूक दिलाने का प्रयास किया गया। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको मिला रहे हैं उत्तराखंड के आम्बेडकर से, वो शख्स जिसने दलितों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले कुरीति के शब्दों को बदलने के लिए अभियान चलाया। वो शख्स जिसने समाज का निचला तबका समझे जाने वाले लोगों के बीच शिक्षा की लौ जलाई। टमटा ने कुछ ऐसे काम किए जिनका फ़ायदा न सिर्फ निचले तबके के समझे जाने वाले लोगों को मिला बल्कि इसका फ़ायदा उन लोगों को भी मिला जिन्हें समाज ने हमेशा तिरस्कार की नज़र से देखा था। आइए आपको बताते हैं उत्तराखंड के अनमोल रत्न हरिप्रसाद टमटा। समता में 1911 की जिस घटना का जिक्र हरिप्रसाद टमटा कर रहे थे वो अल्मोड़ा के बद्रेश्वर मैदान में हुई थी। दरअसल अल्मोड़ा में जिस दिन जॉर्ज पंचम का दरबार था उस दिन हरिप्रसाद टमटा और उनके मामा कृष्ण टमटा इस आयोजन में शामिल होने पहुंचे। हरिप्रसाद की तरफ से दिए गए डोनेशन और कपड़े की मदद से यह आयोजन हो रहा था। हरिप्रसाद और कृष्ण टमटा ने पास ही पड़ी खाली कुर्सियों पर बैठने की कोशिश की ही थी कि वहां पर कुछ उच्च जाति के लोगों ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। उच्च जाति के लोगों ने उन्हें धमकाया कि तुम्हारी हमारे साथ बैठने की हिम्मत कैसे हुई, तुम अछूतों की जगह दूर उधर है, वहां खड़े होकर देखो। कृष्ण टमटा ने इस पर कहा कि हमने इस आयोजन के लिए बहुत सारा पैसा दिया है, लेकिन सवर्णों ने कहा कि पैसा दिया है तो क्या हमारे साथ बैठोगे, दूर जाकर बैठ जाओ नहीं तो विद्रोह हो जाएगा। इस घटना ने हरिप्रसाद टमटा के संकल्प को और मजबूत कर दिया और उन्होंने दलितों के खिलाफ व्याप्त कुरीतियों से लड़ने के लिए और भी मजबूत कदम उठाने शुरू कर दिए। हिमशिल्पी के नाम से पहचाने जाने वाले हरिप्रसाद टमटा का जन्म 26 अगस्त 1887 को हुआ। पिता गोविंद प्रसाद और गोविंदी देवी के हरिप्रसाद समेत 2 बेटे और 1 बेटी थी। हरिप्रसाद के भाई का नाम ललित प्रसाद और बहन का नाम कोकिला देवी थी। गोविंद प्रसाद अपने क्षेत्र के एक बड़े कारोबारी थे। समाज में गोविंद प्रसाद का स्टेटस दूसरे दलितों के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में था। महज 14 साल की उम्र में हरिप्रसाद टमटा का विवाह पार्वती देवी यानी पन्ना के साथ हो गया। हालांकि बचपन में ही पिता की मौत के बाद हरिप्रसाद अपने मामा कृष्णा टमटा के साथ चले गए। कृष्ण टमटा भी अल्मोड़ा के बड़े कारोबारी थे। हरिप्रसाद ने अपनी पढ़ाई दिग्गी बांग्ला स्कूल और मिशन स्कूल से पूरी की। हरिप्रसाद को कुमाऊनी के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, पर्शियन और उर्दू का काफी अच्छा ज्ञान था। अपने इसी ज्ञान की वजह से उन्हें मुंशी भी बुलाया जाता था। हरिप्रसाद टमटा ने तब शिक्षा ग्रहण की थी जब कुमाऊं क्या बल्कि पूरे देश में ही अछूतों के लिए शिक्षा ले पाना नामुमकिन सा था। अछूत बच्चों को स्कूलों में दरी पर नहीं बैठने दिया जाता था। ऊपरी जातियों के लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा करते थे। सिर्फ यही नहीं, दलितों को काफी ज्यादा जातीय उत्पीड़न और सामाजिक तिरस्कार भी झेलना पड़ता था। हरिप्रसाद टमटा ने दलितों की इस स्थिति को सुधारने का फैसला लिया और उन्होंने इसके लिए कई प्रयास करने शुरू कर दिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हरिप्रसाद टमटा ने अल्मोड़ा को मोटर गाड़ी की सौगात दी, लेकिन पहले उनके उन कामों पर बात कर लेते हैं जिनसे दलितों की स्थिति सुधारने में काफी ज्यादा मदद मिली। हरिप्रसाद ने अपने इस काम के लिए 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन किया। इस सभा का उद्देश्य शोषित जातियों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था।
कला और शिल्पकला के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करना, पहाड़ी इलाकों में कुटीर उद्योग खोलना, सामाजिक पिछड़ेपन के खिलाफ जागरूकता फैलाना और युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देना था। सन 1914 में इसी टमटा सुधार सभा का नाम बदलकर कुमाऊं शिल्पकार सभा कर दिया गया। हरिप्रसाद टमटा ताउम्र इसके अध्यक्ष रहे। कुमाऊं शिल्पकार सभा ने कई अहम मांगे तत्कालीन ब्रिटिश शासन के सामने रखी थी। इसमें कुमाऊं में मुफ्त अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, कुमाऊं के शिल्पकारों को मुस्लिमों की तरह ही पंचायत, डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड में अपना प्रतिनिधि भेजने का हक, पंजाब की तरह ही भूमिहीन शिल्पकारों को खेती की जमीन और दलितों के लिए इस्तेमाल होने वाले जाति सूचक शब्दों पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई गई थी। हरिप्रसाद टमटा के प्रयासों के चलते ही 1913 में लाला लाजपत राय ने एक कार्यक्रम में सबसे पहले शिल्पकार शब्द का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने उच्च जाति के लोगों से भी इस शब्द का इस्तेमाल करने को कहा। उन्होंने अछूतों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की निंदा भी की और इसके बाद हरिप्रसाद टमटा ने 1925 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव तत्कालीन प्रशासन को भेजा। आखिरकार 1926 में ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र के अछूतों के लिए शिल्पकार शब्द के इस्तेमाल को औपचारिक मान्यता दी और शिल्पकार सभा की तकरीबन सभी मांगे मान ली गईं। 1925 का साल दलितों के लिहाज से काफी अहम साबित हुआ। इस साल कुमाऊं शिल्पकार सभा के कई कॉन्फ्रेंस हुई और इसी साल पहली बार अंग्रेज सरकार ने शिल्पकार वर्ग को 30,000 एकड़ जमीन भी दे दी। इसके अलावा लोकल सीट में आरक्षण, मुफ्त शिक्षा, आर्मी में भर्ती, शिल्पकारों के लिए एक स्थानीय बैंक समेत कई मांगे इस दौरान उठाई गईं। टमटा के प्रयासों की बदौलत ही अल्मोड़ा नैनीताल में शिल्पकार कॉलोनी बसाई गई। टमटा के प्रयासों से ही चंपावत में हरिपुर, नैनीताल में हरिनगर और अल्मोड़ा में हरिकोट, हरिपुर जैसे नगर बसाए गए। टमटा ने 1934 में समता का प्रकाशन शुरू किया। इसमें दलित उत्थान की बात लिखी जाती थी। 1940 में जब अपर कास्ट के लोगों ने अल्मोड़ा में स्कूल बनाने के लिए अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया तो टमटा ने अपनी जमीन इस खातिर निशुल्क दे दी। सिर्फ यही नहीं, शिल्पकारियों के बच्चों के लिए उन्होंने ज्ञानोदय हॉस्टल शुरू करने के साथ ही नाइट स्कूल भी शुरू किया। महिलाओं के लिए उन्होंने अपने ही घर में कुटीर उद्योग का काम सिखाना शुरू कर दिया और सिखाने के लिए तैनात की गई महिलाओं को हरिप्रसाद अपनी जेब से 15 रुपए महीने दिया करते थे। इसी वजह से हरिनिवास को महिला शिल्प विद्यालय भी कहा जाने लगा। 1943 में जब उत्तरी भारत में अकाल पड़ा तो इससे गरीब शिल्पकार समाज सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। ऐसे में इन गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए टमटा ने कुमाऊं में किराना की दुकानें खोली और यहाँ बहुत ही सस्ते दामों में लोगों को राशन मुहैया कराई। 1944 में भी एक ऐसी ही मुसीबत आई जब इन्फ्लुएंजा का अटैक पूरे कुमाऊं पर हो गया था। ऐसे वक्त में टमटा ने 1500 लोगों को हायर किया और उन्हें गांव-गांव घूमकर मुफ्त दवाइयां देने का काम सौंपा। टमटा ने न सिर्फ शिल्पकार समाज को आगे बढ़ाने का काम किया बल्कि वो निराश्रित लोगों की भी मदद करते रहे। उनके इन्हीं कार्यों की वजह से अगस्त 1941 में उन्हें पायोनियर रेजिमेंट की 3rd बटालियन ने टमटा के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वो पहले भारतीय नागरिक थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया। टमटा अल्मोड़ा नगर पालिका के बोर्ड में भी 1941 से 44 के बीच रहे। 1945 में वो अल्मोड़ा नगर पालिका के चेयरमैन भी बने। सामाजिक सुधारों के अलावा व्यापार के क्षेत्र में भी हरिप्रसाद टमटा बहुत दूरदर्शी थे। 1920 में उन्होंने हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की। हरिप्रसाद टमटा की ट्रांसपोर्ट कंपनी अल्मोड़ा से नैनीताल और हल्द्वानी के लिए मोटर का संचालन करने वाली पहली ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इतना ही नहीं, उन्होंने हल्द्वानी में वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोलकर ड्राइविंग के लिए लोगों को ट्रेन करना भी शुरू कर दिया था। टमटा की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने उन्हें स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। बाद में गोंडा से एमएलए चुने गए।
टमटा जब तक रहे वो दलितों के उत्थान के लिए काम करते रहे। हरिप्रसाद टमटा उत्तराखंड में दलित चेतना के अग्रदूत थे और 23 फरवरी 1960 को इलाहाबाद में उनका निधन हो गया। लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी शिल्पकारों के उत्थान के लिए काम कर रही है। कुमाऊं शिल्पकार सभा आज भी एक्टिव है और ये सच है कि आज भी देश में शिल्पकार समाज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हरिप्रसाद टमटा ने अपने प्रयासों से इस कम्युनिटी के बीच शिक्षा, रोजगार और आत्मसम्मान से जीने को बढ़ावा जरूर दिया है। जैसे हरिप्रसाद टमटा ने दलितों की स्थिति बदलने के लिए अहम प्रयास किए, उसी तरह एक अंग्रेज ने हर्षिल का भी कायाकल्प किया था। आपने अक्सर पहाड़ी गांव के अंग्रेज राजा की कहानी जरूर सुनी होगी। अब इस कहानी का असली सच क्या है? ये जो राजा विल्सन कहा जाता है, ये कौन था और कैसे उत्तराखंड पहुंचा? हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। जरूर देखें और आखिर में अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।